अब हम लोग अमेरिकी क्रांति के महत्व की बात करेंगे। अमेरिकी क्रांति का महत्व क्या है, उसके परिणाम क्या है और उसका प्रभाव क्या है। इस पहलू के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि अमेरिकी क्रांति का अन्य देशों पर क्या प्रभाव है। घटना अमेरिका में हो रही है, उपनिवेशों में हो रही है। एक पक्ष इंग्लैंड है और एक पक्ष ब्रिटिश के उपनिवेश है, अमेरिकी उपनिवेश है। दोनों पर प्रभाव तो पड़ता ही है। अन्य देशों की भी इसमें सहभागिता है। वो हमने इंग्लैंड की पराजय के कारणों में देखा, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, शेष विश्व पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। तो दोनों पहलुओं को हम एक साथ यहां देख लेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन। इंपॉर्टेंस ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ये पूरे के पूरे विश्व इतिहास में पहली घटना है जब उपनिवेश चुनौती देते हैं किसी साम्राज्य को। यानी उपनिवेशवाद, आप ऐसा कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद के विरुद्ध पहली खुली चुनौती अमेरिकी उपनिवेशों के द्वारा। तो यहां पर आप देखिए कि क्या प्रभाव पड़ता है, इसको थोड़ा सा समझिए। जैसे पहले के सिस्टम में, पहला का जो सिस्टम है उपनिवेश साम्राज्यवाद के अधीन है, उपनिवेशवाद वहां पर है। उपनिवेशवाद उसके शिकार है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब किसी मातृ देश के द्वारा अपने अधीन भूभाग का आर्थिक शोषण होता है तो हम उसे उपनिवेश कहते हैं, और वहां पर अधिकार करना, किसी भी भूभाग पर अधिकार करना, वो साम्राज्यवाद है। बाय एनी मीन्स, युद्ध के द्वारा, कूटनीति के द्वारा, संधि के द्वारा कैसे भी अधिकार कर लेना, वो साम्राज्यवाद है। और जब उसमें इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है तो उसको उपनिवेशवाद कहते हैं। अलग से कक्षाएं होती हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी है, इंडियन हिस्ट्री में भी है, विस्तार से वहां हम देखेंगे। पहले के सिस्टम में ये है, निरंकुशवाद है। जो भी शासन तंत्र है यूरोप में, वो निरंकुश तंत्र है। इसके अलावा वहां जो है राज्य का दैवीय सिद्धांत है। राजा बिल्कुल देवता के समान है, उसकी बात ही अंतिम है, उसकी इच्छा ही अंतिम है। वो जो चाहता है वही होगा, जो कहेगा वही होगा, उसका वाक्य ही कानून है। फ्रांस में, ब्रिटेन में इस प्रकार की स्थिति है, पूरे यूरोप में लगभग इस प्रकार की स्थिति है। जनतांत्रिक कोई बात नहीं है अभी पूरे यूरोप में, जनता की इच्छा की कोई बात नहीं है अभी पूरे यूरोप में सिस्टम में। इसके अलावा सामंतवादी व्यवस्था है यहां पर, कुलीनों का शासन है, कुलीनवाद। तो इस प्रकार का सिस्टम विद्यमान है पहले। अमेरिकी क्रांति इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसने पहले की इस प्रकार की व्यवस्था, मध्ययुगीन व्यवस्था को पूरा समाप्त कर देती है, इनको खुली चुनौती देती है। अमेरिकी क्रांति का महत्व इसी में है कि ये जो सिस्टम है इसको पूरी चुनौती दे डाली है उसने। मैंने पहले ही आपको बताया है कि अमेरिकी क्रांति में ये पहली घटना है पूरे विश्व के संदर्भ में कि उपनिवेशों ने किसी एक शक्तिशाली साम्राज्य को, इंग्लैंड के साम्राज्य को चुनौती दी है युद्ध के माध्यम से। और न केवल चुनौती दी है, अपितु उस पर विजय भी प्राप्त की है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। साम्राज्यवाद को चुनौती
अब एक नई भावना जन्म लेती है, वो है राष्ट्रवादी भावना। यानी अमेरिकी क्रांति पूरे विश्व को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाती है, राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाती है। यही विचारधारा जो है आगे बढ़ करके पूरे यूरोप में फैलती है और यही राष्ट्रीयता का विचार फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण बन जाता है। और आज तो पूरे विश्व में देखिए कि राष्ट्रवाद किस तरह से है। तो राष्ट्रवाद का पाठ जो है, राष्ट्रवाद का जो सिद्धांत है, प्रभाव है, वह अमेरिकी उपनिवेशों पर और धीरे धीरे पूरे यूरोप पे फैल जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद है वहां राष्ट्रवाद आ जाता है। जो निरंकुशवाद है इसको भी चुनौती मिली। राजा के खिलाफ बगावत थी, जॉर्ज तृतीय के खिलाफ बगावत थी और पहली बार दुनिया जो है वो जनतंत्र के रूप में एक देश को उदित होते हुए देख रही थी। डेमोक्रेसी, जनतंत्र। और ये जो जनतंत्र है आगे रिपब्लिक भी हो जाता है, गणतंत्र भी हो जाता है, रिपब्लिक भी हो जाता है, डेमोक्रेसी भी है और गणतंत्र भी है। खुशियां मनाई जाती हैं पूरे ब्रिटिश उपनिवेशों में कि अब जो हम चाहते हैं अपने हिसाब से शासन वो मिल जाएगा, किसी के अधीन हम नहीं रहेंगे। यद्यपि यहां थोड़ी सी बात आपको समझ लेना है मेंस की दृष्टि से, इसमें भी एक थोड़ा सा एक छोटा सा एस्पेक्ट है, उसको आप देखिए, छोटा सा पहलू है उसको आप देखिए कि यद्यपि जनतंत्र गणतंत्र बन जाता है लेकिन कुछ लोग संतुष्ट नहीं हैं। ये मेंस की दृष्टि से आपको ये पॉइंट क्वेश्चन में आता है, मेंस में ये काम आएगा, इसलिए मैं यहां उल्लेख कर देता हूं। केवल खुशी खुशी नहीं है, हर घटना की, आप कितनी भी बड़ी घटना हो, किसी के लिए हो सकता है बहुत महत्वपूर्ण हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि उनके लिए महत्व ना हो, उससे वो खुश ना हो, ऐसा भी हो सकता है। यहां भी ऐसा था। अब ये जनतंत्र गणतंत्र तो है, सारे गिरजाघरों में घंटियां बज रही हैं, गीत गाए जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए इसके कोई मायने नहीं थे। और इसी भाव पर आधारित आपके यूपीएससी में, आईएएस के एग्जाम में, मेंस में क्वेश्चन भी आता है। वहां पर हम उसको अलग से डिस्कस करेंगे, अलग से सेगमेंट होगा। वो जो भी क्वेश्चंस आपके आए हैं यूपीएससी में या किसी भी स्टेट में, हम एक साथ लेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम रहने वाली नहीं है आपकी। तो जो जनतंत्र है गणतंत्र है, कुछ लोगों के लिए बहुत ही मायने नहीं है। जैसे आप कुछ राजतंत्रवादी थे, यानी वो जो राजतंत्र था इंग्लैंड का, उसके भक्त थे, परम भक्त थे, वो दुखी हैं, उनके लिए कोई मायने इसका नहीं है, उनके लिए दुख का दिन है। ब्रिटेन की पराजय उनके लिए दुख का दिन है, स्वतंत्रता की घोषणा उनके लिए दुख का दिन है। और कुछ लोग तो इतने दुखी हो जाते हैं बेचारे कि कनाडा चले जाते हैं, जहां अभी भी इंग्लैंड का शासन है। कुछ लोग भारत में भी आ गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, दूसरे जो उपनिवेश, कुछ इंग्लैंड वापस चले गए, ऐसे भी उदाहरण हैं। तो ये दुखी है। दूसरी ओर आप वहां के जो मूल निवासी हैं, रेड इंडियन हैं, उनके लिए कोई बहुत मायने नहीं है, उनको अधिकार नहीं मिलते हैं। संविधान में आरंभ में भी महिलाओं को भी यहां तक कि मताधिकार बाद में ही मिलता है। तो रेड इंडियंस हैं, निग्रो जो दास हैं, अफ्रीकन जो दास थे, निग्रो, उनकी अभी समस्याएं विद्यमान है। ये समस्याएं यहां पर विद्यमान है। तो ये लिमिटेशंस है रिपब्लिक होने के बाद भी, डेमोक्रेसी होने के बाद भी कुछ लोगों के लिए इसके बहुत ज्यादा मायने नहीं थे आजादी के। तो वह भी एक पहलू है, आप इसको ध्यान में रखेंगे महत्व में। तो यहां पर आप देखिए कि पहला गणतंत्र, और ये विश्व का पहला गणतंत्र है, आधुनिक विश्व में पहला रिपब्लिक है। रिपब्लिक होने का अर्थ यह है, आप पॉलिटी में पढ़ते होंगे कि जो शासन का प्रमुख है वह आनुवंशिक नहीं है, उसका चुनाव होता है जनता के द्वारा। और जो युद्ध हो रहा था उसके जो सेना नायक थे जॉर्ज वाशिंगटन, वो पहले राष्ट्रपति बनते हैं अमेरिका के। तो ये गणतंत्र होता है। इसके अलावा कि जो यहां पर सामंतवादी बातें हैं, कुलीनवाद है। अब सामंतवाद में असमानता एक मुख्य तत्व है।
यहां कोई योग्यता से आपको चीजें नहीं मिलेंगी कुलीनवाद में। आप सामंत के घर में जन्म ले लेते हैं तो सामंत हैं, नहीं है तो आप सामान्य आदमी हैं। आप कितने भी योग्य हैं कोई मायने नहीं रखता है इस सिस्टम में। अब इस सिस्टम में क्या है, समानता की बात आ रही है, समानता पर आधारित समाज, स्वतंत्रता की बात आ रही है, समानता स्वतंत्रता के लिए घोषणा हो रही है। अमेरिकी उपनिवेशों ने जब घोषणा किया स्वतंत्रता की तो इन तत्वों को बहुत महत्व दिया है। तो समानता की बात, स्वतंत्रता की बात, आगे चल करके आप देखेंगे धर्मनिरपेक्षता, यानी ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि राज्य को चर्च से मुक्त कर दिया गया। अब राज्य पर चर्च का कोई प्रभुत्व नहीं होगा। पहले के सिस्टम में, मध्यकालीन सिस्टम में क्या था कि स्टेट विद इन स्टेट की स्थिति होती थी चर्च की, स्टेट विद इन स्टेट, यानी राज्य के अंतर्गत राज्य की भूमिका होती थी चर्च की। चर्च के अपने नियम, अपने कानून, अपने तौर तरीके, यदि आप उनका पालन नहीं करते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा, सजा दी जाएगी, और ये चर्च में ही होगा। जैसे राज्य करता है वैसे चर्च करता है। तो बिल्कुल अलग कर दिया गया। और जो कांग्रेस बनाई गई आजादी के बाद अमेरिका में, उसको भी ये अधिकार नहीं दिया गया कि आप धर्म को राज्य का धर्म घोषित करेंगे। यानी एक तरह से धर्मनिरपेक्ष राज्य की शुरुआत हो जाती है अमेरिका से, इस फ्रीडम स्ट्रगल के बाद, इस रिवॉल्यूशन के बाद। एक बात और आपको समझना है कि जब आजादी मिलती है तो कैसे अपना देश चलाना है, एक संविधान बनता है, और विश्व को पहले लिखित संविधान से परिचित कराने वाला देश अमेरिका ही है। यानी संविधानवाद, संविधानवाद एक दर्शन शुरू हो जाता है, एक विचारधारा शुरू हो जाती है। आप जानते हैं कि पहला लिखित संविधान अमेरिका में ही बना, ये आप जानते हैं। तो आप देखिए किस तरह से महत्वपूर्ण है ये क्रांति। और जब इस प्रकार की वैचारिक बातें आएंगी, वैचारिक विकास होगा, जनतंत्र, गणतंत्र एंड सो ऑन, तो स्वाभाविक है उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ेगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि अमेरिकी क्रांति का महत्व क्या है राष्ट्रीयता के विकास में, राष्ट्रीयता सिद्धांत के प्रचार प्रसार में। विश्व में पहला गणतंत्र बनता है अमेरिका में। और यहां पर एक बात और भी समझ सकते हैं आप, संविधान के तहत जब सारे के सारे उपनिवेश मिलते हैं तो संघ की बात करते हैं, यानी संघवाद, फेडरल स्टेट की बात कर रहे हैं, फेडरल स्टेट की बात कर रहे हैं, संघ बनाने की बात हुई है। तो जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यहीं से आता है। तो विश्व में पहला गणतंत्र स्थापित होता है, जनतांत्रिक शासन बनता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य बनता है, पहला संघ बनता है, अमेरिका पहला संघ है, उदाहरण है, और संविधानवाद से परिचित कराता है पूरे विश्व को, संविधान लागू होता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना होती है, समानता, स्वतंत्रता जैसे विचार आते हैं। तो पूरा का पूरा एक प्रकार से आमूलचूल बदलाव हो जाता है विचारों में, और उस विचारों के आधार पर जो नई व्यवस्था बनाई गई है, राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था बनाई गई है, उसमें आमूलचूल बदलाव हो जाता है। और इसीलिए जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम है उसको क्रांति की संज्ञा दी जाती है कि पहले जो व्यवस्था है, अब जो व्यवस्था आई है उसमें फंडामेंटल चेंज है, मौलिक परिवर्तन है। इसीलिए अमेरिकी क्रांति को, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को, फ्रीडम स्ट्रगल को क्रांति की संज्ञा दे दी जाती है। भारत में ऐसा नहीं हुआ था। फ्रीडम स्ट्रगल तो भारत में भी हुआ, फ्रीडम स्ट्रगल तो भारत में लंबे समय तक चला, लेकिन जो फ्रीडम स्ट्रगल हमारे यहां चलता है उसमें जो विचारधाराएं हैं उसमें क्रांतिकारी बदलाव की बात नहीं है। और आजादी के बाद जो हमने व्यवस्था बनाई है भारत में, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, जो हमने न्यायिक व्यवस्था बनाई है, वो पहले की व्यवस्था से कोई मौलिक रूप से अलग नहीं है, फंडामेंटल चेंज नहीं है। इसलिए भारत की स्वतंत्रता संग्राम को हम क्रांति नहीं कहते हैं। इसके अलावा आप देखिए राजनीतिक व्यवस्था के बाद आप देखिए और क्या बदलाव होता है महत्वपूर्ण। अगर आप सामाजिक जीवन को देख लीजिए
तो समानता पर आधारित समाज, समानता का सिद्धांत ले लिया गया है। यानी अब जन्म के आधार पर कोई पद मिलने वाला नहीं है। सामंतवाद में क्या था, पहले के सिस्टम में क्या था, आप कुलीन है, आपको सारे अधिकार हैं, आप कुलीन नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है, आप योग्य हैं तो आपको अधिकार मिलेंगे, आपको पद मिलेंगे, आप योग्य नहीं है तो नहीं होगा। जो व्यवस्था बनेगी सबके लिए बनेगी, तो एक नया सिस्टम आ जाता है, समानता पर आधारित एक नई व्यवस्था आ जाती है समाज की, जो बिल्कुल पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग है। अब यहां पर महिलाओं को अधिकार मिल जाते हैं, महिलाओं को अधिकार, बराबरी के अधिकार। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि जो उत्तराधिकार के कानून है उनमें परिवर्तन हो जाता है। पहले वंशानुगत था कि जो बड़ा बेटा है उसको संपत्ति मिल जाती थी, कुलीनवाद में, सामंतवाद में, जो इंग्लैंड का सिस्टम है, सामंतवादी व्यवस्था है। आज भी आप देखिए, ब्रिटेन की महारानी का देहांत हुआ तो प्रिंस चार्ल्स जो उनके बड़े बेटे हैं उनको गद्दी मिली। तो ये सामंतवादी व्यवस्था है। लेकिन अब क्या होगा, उत्तराधिकार के कानून बदल दिए गए। एक तो महिलाओं को अधिकार मिल गया, पहली बात, बराबर का अधिकार मिल गया। दूसरी बात, अगर संपत्ति होगी तो बराबर से बटेगी, इस प्रकार की बात यहां हो गई। तो उत्तराधिकार के कानून बदल जाते हैं, तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो बदल जाता है। व्यक्तिवाद का दर्शन पनपता है, व्यक्तिवाद का दर्शन पनपता है, मानववाद का दर्शन पनपता है। हर व्यक्ति के इच्छाओं आकांक्षाओं को महत्व दिया जाएगा। कोई व्यक्ति कैसे जीना चाहता है, इसकी शुरुआत पहले की परंपरा में क्या है, समाज कैसा चाहता है। जैसे आज के समय में आप यूरोपीय समाज और भारतीय समाज की तुलना करें, या अमेरिकी समाज और भारतीय समाज की तुलना करें, तो दोनों में आप एक अंतर देखेंगे। भारत में लोग अपने लिए कम जीते हैं और अपनों के लिए ज्यादा जीते हैं, समाज के लिए ज्यादा जीते हैं। कुछ भी कार्य करना है तो सोचते हैं मम्मी क्या कहेंगी, पापा क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इस प्रकार की सोच। तो हमारी जो सोच है, इंडियन जो हमारी थिंकिंग है, वो समष्टिवादी है और इसीलिए यूनिक है। हम समाज का चिंतन करते हैं, हम दूसरों की भी चिंता करते हैं। लेकिन यहां क्या है, व्यक्तिवाद प्रभावी हो जाता है। हर व्यक्ति को अपना सोचने का अपना अधिकार है। हमारे यहां भी अधिकार है, हर आदमी को संविधान ने दे रखा है, करते हैं। आज जैसे है कि उसका प्रभाव देखते हैं, लेकिन सामान्य रूप से जो चिंतन में सामान्य जो परंपरा है वो समष्टिवादी है, इंडिया में वो प्रभावी है। व्यक्तिवादी भी चिंतन लोग करते हैं, हर आदमी स्वतंत्र है, संविधान ने अधिकार दे दिया है, हर आदमी स्वतंत्र है, जो चाहे जैसे चाहे, समाज उसको माने ना माने, अगर कानून मान्यता देता है, संविधान मान्यता देता है तो वो कर सकता है। हमारे यहाँ भी है। लेकिन मैं ये बता रहा हूं आपको कि सामान्य रूप से चिंतन जो है हमारा वो समाज केंद्रित है, समष्टिवादी है, यहाँ व्यक्तिवादी है, व्यक्तिवाद है यहाँ पर। तो इस प्रकार का परिवर्तन होता है। अगर आप आर्थिक जीवन को देखें, आर्थिक जीवन को देखें तो बहुत बदलाव आ जाता है। पहले जो भी कानून है जिनके द्वारा शोषण हो रहा था अमेरिकी उपनिवेशों का, सब समाप्त हो जाता है। अब एक खुला आसमान है विकास का, आप जैसे चाहें वैसे विकास कर सकते हैं। संसाधनों की कमी थी नहीं, पूरा का पूरा जो उत्तरी अमेरिका भी खाली पड़ा हुआ है। आप जितनी भूमि चाहें अपना उसको साफ करके एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो जैसे ही रिवॉल्यूशन समाप्त होता है, आजादी मिलती, स्वतंत्रता मिलती है उपनिवेशों को, तो वहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो जाता है, उसका श्री गणेश हो जाता है, आरंभ हो जाता है, औद्योगिक क्रांति वहां शुरू हो जाती है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, अब इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, थोड़ा समझने की जरूरत है इसको। इसका बहुत ज्यादा प्रभाव है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बदल रहा है अमेरिकी उपनिवेशों का, पूरा का पूरा जो तौर तरीके हैं वो सब बदल जाते हैं, क्योंकि मनुष्य का जीवन इकोनॉमी से बहुत ज्यादा प्रभावित है
और ये मार्क्सवाद भी कहता है, वो बेस में इकोनॉमी को लेता है। इंडियन हिस्ट्री में ज्यादातर व्याख्याएं इसी पर आधार पर की गई हैं कि कोई राज्य का अगर विकास होता है, साम्राज्य बनता है, तो उसके आर्थिक कार्यों को प्रमुखता दी जाती है सामान्य रूप से। तो इस प्रकार की बात यहां पर है। अब एक नया अर्थयुग आ गया है। पहले के सिस्टम में क्या था? पहले के सिस्टम में सामंतवादी व्यवस्था थी, भूमिपति का बहुत ज्यादा प्रभुत्व था, भूमिपति। लेकिन अब क्या है? औद्योगिक क्रांति से, उद्योगों के विकास से पूंजीपतियों की भूमिका यहां स्थापित होती है। पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति, इन्होंने कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी अपना लिया है। कैपिटलिस्टिक, पहले सामंतवाद है, फ्यूडलिज्म है, अब क्या है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होने की वजह से एक अपना पूंजीपति वर्ग आ जाता है, उसका प्रभाव। इसका अर्थ ये नहीं है कि भूमिपति समाप्त हो गए, इसका अर्थ आपको ऐसे नहीं लगाना है आप, बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि भूमिपतियों के साथ साथ पूंजीपति वर्ग का प्रभुत्व स्थापित होता है। और जब ये औद्योगिक क्रांति हो रहा है तो स्वाभाविक है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है, नए नए कारखाने लग रहे हैं, नए नए उद्योगों का विकास हो रहा है। पहले के सिस्टम में क्या था? आप सूती वस्त्र उद्योग अमेरिका में नहीं खोल सकते, उपनिवेशों में अन्य उद्योग आप नहीं खोल सकते, ये उत्पादन नहीं कर सकते, वो उत्पादन नहीं कर सकते, इसका आयात नहीं, उसका निर्यात नहीं, तमाम प्रकार के कानून थे जो हमने आपको पहले समझा दिया है, सब समाप्त हो जाते हैं। तो बहुत सारे उद्योग अपने आप यहां विकसित होने लगते हैं, और जब उद्योग लगेंगे तो स्वाभाविक है उसका परिवहन जो सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, रोडें बन रही हैं, अन्य जो यातायात के साधन है उनका विकास हो रहा है, उत्पादन केंद्र बन रहे हैं, और उत्पादन केंद्र बनने के बाद जो है वो नगरीय केंद्र में बदल जा रहे हैं। यानी एक प्रकार से नगरों का विकास शुरू हो जाता है, बंदरगाहों का विकास शुरू हो जाता है, वाणिज्यिक केंद्रों का विकास शुरू हो जाता है, और जो औपनिवेशिक बंदरगाह हैं अब वो केवल इंग्लैंड से नहीं यातायात कर रहे, पूरे विश्व के लिए खुल गए। यातायात के साधन पूरे विश्व के लिए खुल गए, आयात होने लगा, निर्यात होने लगा, एक नई दुनिया बन जाती है अमेरिका। तो ये प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है वहां पर, वहां के सिस्टम को आमूल चूल ढंग से बदलने में वहां के जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है बहुत महत्वपूर्ण है, एक बेस बन जाता है। आगे आप देखेंगे कि ये जो आर्थिक आधार बनता है, वहां का जो विकास होता है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद केंद्रीय भूमिका में आ जाता है अमेरिका, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ती है, आप कोल्ड वार में इसका अध्ययन करेंगे, कोल्ड वार में वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक होगा। द्विध्रुवीय जब दुनिया बन जाती है तो एक में आपका सोवियत संघ एक गुट का नेतृत्व करता है और पूंजीवादी गुट का अमेरिका नेतृत्व करता है। ये विकास इतना महत्वपूर्ण है, और उसके बैक में क्या है, उसके बैकग्राउंड में क्या है? वो है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, पूंजीवादी युग, धनाढ्य होना। आज भी आप देखिए, जिस देश के पास जितना ज्यादा धन है उसके पास संसाधन है, वही टेक्नोलॉजी में विकास कर रहे हैं, पूरे विश्व में उसी का बोलबाला रहता है। आज भी आप इसको आप देखिए, तो इस प्रकार का ये परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा। तो किस तरह से आपने देखा राजनीतिक प्रणाली बदल गई, किस प्रकार से वैचारिक व्यवस्था में पूरा बदलाव आया है, किस प्रकार से समाज बदल रहा है, किस प्रकार से वहां उद्योग धंधे, आर्थिक जीवन बदल रहा है। इसके अलावा भी आप देखें, ये जो महत्व है आपका, ये अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी तो चर्चा अभी हमने किया है, बिंदुओं को बनाया है। अब आप शेष विश्व पर इसके प्रभाव को देख लीजिए। शेष विश्व पर प्रभाव, अन्य देशों पर प्रभाव, जो टॉपिक का एक पहलू हमने बनाया था, उसके संदर्भ में आप देख लीजिए। अमेरिका के प्रभाव को तो आपने देखा कि कैसे आमूलचूल बदलाव आ जाता है, क्रांति आ जाती है, क्रांति की संज्ञा हमने उसको दिया है। अब यहां पर दूसरा पक्ष था इंग्लैंड पर, उस पर क्या प्रभाव है इसको भी आप देख लीजिए। इंग्लैंड पर क्या प्रभाव है? इंग्लैंड के साथ तो जो हुआ वो आपने देखा, युद्ध में पराजय हुई। तो पहली बात तो यही है कि पूरे विश्व में जो उसकी प्रतिष्ठा स्थापित हो चुकी थी कि इंग्लैंड एक अपराजयी शक्ति है, वो समाप्त हो जाती है, यानी उसकी प्रतिष्ठा को आघात लगता है।
प्रतिष्ठा को आघात लगता है। एक बहुत बड़ी बात थी, सदमे में आ गए पूरे इंग्लैंड के लोग कि ये क्या हो गया। वो लोग तो इसको एक सामान्य रूप से सिविल वार समझ रहे थे इंग्लैंड के लोग, इसीलिए इंग्लैंड में ब्रिटिश उपनिवेशों के खिलाफ जो भावना थी वो बहुत ज्यादा प्रबल नहीं थी। ब्रिटिश उपनिवेशों में इंग्लैंड के खिलाफ जो भावना बहुत प्रबल थी, सब एकजुट थे, एक साथ मिलकर लड़ रहे थे, ये उनकी विजय का मुख्य कारण भी था। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं था। इंग्लैंड में क्या है, समाज बटा हुआ था, उनको इस खतरे का एहसास ही नहीं था कि ये इतना बड़ा खतरा हो सकता है इंग्लैंड के लिए। ब्रिटिश उपनिवेशों का जो ये युद्ध है, बहुत सारे लोग इसको गृहयुद्ध समझते रहे कि छोटी मोटी झड़पें हो रही है, अभी सब ठीक हो जाएगा, ऐसा समझ रहे थे। इसीलिए जो विरोधी दल भी थे, अर्ल ऑफ चैथम भी थे, वो भी साथ नहीं दे रहे थे उस समय के प्रशासन का। वो कह रहे थे जो उपनिवेश की मांगे हैं वो ठीक है। अर्ल ऑफ चैथम, विलियम पिट उस समय थे। विलियम पिट बहुत महत्वपूर्ण नाम है, विलियम पिट बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। व्हिग पार्टी वह भी थी। तो प्रतिष्ठा पर आघात होता है, एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात कि अब किस प्रकार से इनको आर्थिक क्षति है वो आप समझ सकते हैं। एक पूरा का पूरा साम्राज्य है जिसको प्रथम साम्राज्य भी कहा जाता है। शब्दों को नोट करना, एक बात, एक लाइन, एक शब्द अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो हो सकता है मेंस का क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरह से ना लिख सके। अब यहां पूछा जाता है कि अमेरिकी क्रांति के बाद इंग्लैंड ने प्रथम साम्राज्य को खो दिया। अब प्रथम साम्राज्य ब्रिटिश उपनिवेश, लेकिन उसके बदले में दूसरे साम्राज्य की स्थापना होती है, तो उसको अभी समझना है, हम समझाएंगे आपको। अब ये पहले साम्राज्य, आर्थिक क्षति, पूरा का पूरा जो आयात निर्यात हो रहा है सब समाप्त हो जाता है, तो बहुत बड़ी उनको आर्थिक क्षति होती है। तो ये तो इंग्लैंड को नुकसान होते हैं, पूरा आजादी मिल जाती है उपनिवेशों को। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि जो जॉर्ज तृतीय का शासन है, इनको उत्तरदायी माना गया। जो जब युद्ध के बाद चर्चा हो रही है इंग्लैंड में, तो जॉर्ज तृतीय को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है, आप ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो स्वाभाविक है आपको रिजाइन करना होगा, आप रिजाइन करेंगे। रिजाइन करेंगे, इस्तीफा देंगे, तो इनका शासन समाप्त हो जाता है जॉर्ज तृतीय का। इसके अलावा आप दूसरी दृष्टि से भी आप देखिए, दूसरी दृष्टि से आप इस तरह से देखिए इंग्लैंड के संदर्भ में, ये तो पहला है उनको क्या प्रतिष्ठा में आघात हो रहा है। दूसरी दृष्टि से देखिए, एक अनुभव मिलता है, इंग्लैंड को एक अनुभव प्राप्त होता है। अनुभव प्राप्त हुआ है पराजय, कैसे एक उपनिवेश हमारे हाथ से निकल गया। तो ये जो अनुभव है ये बहुत काम आता है। अनुभव आ जाने के बाद उन्होंने देखा कि क्यों ब्रिटिश जो अमेरिकी उपनिवेश है क्यों नाराज हो जाते हैं, उनके कारणों का विश्लेषण किया और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि नीतियों में परिवर्तन करते हैं। अब जो दूसरे उपनिवेश हैं वो ना बिगड़ जाएं, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, दक्षिण अफ्रीका का है, न्यूजीलैंड है, भारत है, ये ना बिगड़ जाएं, इसलिए नीतियों में परिवर्तन होते हैं। अब अंग्रेजों को लगा कि उपनिवेशों का अत्यधिक शोषण करके, अन्यायपरक तरीके से नीतियां बना करके लंबे समय तक शासन नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने थोड़ा फ्रेंडली बिहेव करना शुरू किया, मित्रवत व्यवहार करना शुरू किया। नीतियों में परिवर्तन, मित्रवत यानी नीतियों में थोड़ी उदारता बरती, और यही कारण है कि आप देखेंगे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, लंबे समय तक वो शासन में रह पाते हैं। यही कारण है नीति में बदलाव का। यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक साम्राज्य को तो खो दिया अमेरिका ने, अमेरिकी क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड ने एक साम्राज्य को तो खो दिया, लेकिन इंग्लैंड ने दूसरे साम्राज्य को प्राप्त किया। यहां का जो अनुभव है वो अपने दूसरे उपनिवेशों पर इंप्लीमेंट करते हैं, आरोपण करते हैं, ये आपको समझना है।
इसके अलावा भी इंग्लैंड में क्या हुआ कि ये देखा गया कि भाई पराजय के कारण क्या है। तो उसमें एक मुख्य कारण यह भी था कि डिसीजन मेकिंग में बहुत विलंब हो जाता था, निर्णय लेने में बहुत विलंब हो जाता था। वहां से सूचना आती है, यहां बैठ के निर्णय करते हैं और निर्णय करने के बाद वो सूचना वहां जाती है। दूसरी बात, एक ही व्यक्ति को निर्णय करना है। जब एक व्यक्ति निर्णय करेगा और एक दूसरी जगह दूसरा व्यक्ति निर्णय करेगा, ग्रुप में निर्णय करेगा, अंतर तो स्वाभाविक होगा। तो वहां पर क्या होता है कि कैबिनेट प्रणाली की स्थापना हो जाती है, कैबिनेट प्रणाली की स्थापना हो जाती है, पोर्टफोलियो सिस्टम हो जाता है, मंत्रालय, अलग अलग मंत्रालय बन जाते हैं, पोर्टफोलियो सिस्टम का विकास हो जाता है। तो ये तो अमेरिकी क्रांति का अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा। अब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ा, और अन्य देशों में अभी हमने बात किया है इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा। अब हम लोग बात करेंगे अन्य देशों में फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। अब फ्रांस को तो क्या, उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, वो तो बेचारा पहले पराजित हो गया था सप्तवर्षीय युद्ध में, 7 वर्षों के युद्ध में पराजित हो गया है। अब उसने खुलकर साथ दिया था, और खुलकर साथ देने के बाद जब ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेश विजयी हो जाते हैं, संधि पेरिस में होती है, पेरिस की संधि होती है, तो ये जो घटनाक्रम हो रहा है इससे फ्रांस की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को आघात लगा, और उसके उल्टे क्या हुआ कि जो फ्रांस है उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। तो पहला पॉइंट तो यही आप लिखेंगे, प्रतिष्ठा में वृद्धि। प्रतिष्ठा में वृद्धि। दूसरा पॉइंट, जो संधि होता है उस संधि में अब चूंकि बड़ी भूमिका निभाई है, पहले बहुत कुछ खो चुका है फ्रांस, तो कुछ पाने की उसने कोशिश की, कुछ जगह उनको भूभागों का लाभ होता है फ्रांस को पेरिस संधि के माध्यम से, जैसे पश्चिमी द्वीप समूह, पश्चिमी द्वीप समूह, यहां पर उनको 2 द्वीप मिलते हैं, आइलैंड मिलते हैं, वो है सेंट ल्यूसिया, सेंट ल्यूसिया, सेंट ल्यूसिया, और दूसरा है टोबैगो, टोबैगो। ये पश्चिमी द्वीप समूह में ये द्वीप मिल रहे हैं फ्रांस को, तो ये लाभ मिलता है। दूसरी बात, पश्चिमी अफ्रीका में, पश्चिमी अफ्रीका में सेनेगल प्राप्त हो रहा है, सेनेगल, और भारत में भी लाभ होता है, और भारत में लाभ होता है कि चंद्रनगर प्राप्त हो जाता है, चंद्रनगर प्राप्त हो जाता है, तो ये लाभ होता है। इसके अलावा जो प्रभाव पड़ता है कि बड़ी संख्या में सैनिक भी गए थे फ्रांस के वहां पर, और वहां से जब लौटे तो खाली हाथ नहीं लौटे, वहां से जब लौटे तो उनके साथ स्वतंत्रता का सिद्धांत भी लौटा और समानता का सिद्धांत भी लौटा। पहली बार फ्रांस के जो सैनिक हैं वो समानता की विचारधारा को देख पा रहे हैं, स्वतंत्र जीवन शैली को देख पा रहे हैं। ये बड़ी बात थी, क्योंकि फ्रांस में जिस प्रकार की निरंकुश प्रणाली है वहां पर समानता की कोई बात ही नहीं थी। पुरातन व्यवस्था में, एंशिएंट रिजाइम में स्वतंत्रता की कोई बात ही नहीं है, समानता की कोई बात ही नहीं है। तो ये तो एक पहलू हमने कहा उनकी बल्ले बल्ले, लेकिन ये तो फ्रांस पर प्रभाव का एक पहलू है, और दूसरा पहलू और है, उसको भी समझने की आवश्यकता है। और आगे जब आप पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, फ्रांस की क्रांति, तो फिर ये प्रश्न आएगा कि कैसे अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस को प्रभावित किया, और फ्रांस की क्रांति कोई नहीं प्रभावित किया। अभी आप देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति को प्रज्वलित कर दिया अमेरिकी क्रांति ने। तो पहले तो ये लाभ दिखाई देता है, लेकिन आगे क्या प्रभाव है थोड़ा उसको भी आप समझ लीजिए। तो यहां पर मेंस का क्वेश्चन पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा आपका, और क्वेश्चन जब हम लेंगे तो आपको हिंट कर देंगे, ये पॉइंट है, आपको लिखना कैसे है, फ्रेमिंग कैसे करनी है, हम आपको वो समझाएंगे आगे की कक्षाओं में। अब यहां पर क्या है, स्वतंत्रता का विचार आता है।
और समानता का विचार आता है। इसका प्रभाव पड़ रहा है उस निरंकुश सिस्टम में, और फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। फ्रांस की क्रांति का नारा भी है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तीन बातें वहां पर है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये फ्रांस की क्रांति का नारा है। तो स्वतंत्रता, समानता का विचार प्रभावित हो जाता है। इसके अलावा जो सैनिक गए हैं वो जब लौटे तो वहां के पूरे सिस्टम को समझ कर लौटे, और जब फ्रांस की क्रांति होती है तो ये जो सैनिक वहां गए हैं ये फ्रांस की क्रांति का नेतृत्व वर्ग बन जाता है। एक नाम बहुत ही महत्वपूर्ण, लफायेत। लफायेत लफायेत नोट कर लीजिए, लफायेत। ये अमेरिका गए थे साहब, और जब वहां से लौटे तो विचार लेकर लौटे समानता का, स्वतंत्रता का, और इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया। उसमें बहुत महत्वपूर्ण, फ्रांस की क्रांति का जो नेतृत्व किया, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक बात और इसको समझ सकते हैं, जो उपनिवेश है फ्रांस उनको आर्थिक सहायता करता है। आर्थिक सहायता, फ्रांस लंबे समय से युद्ध में संलग्न था, तो आर्थिक संकट वहां चल रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पर थी, और आप पहले से आर्थिक संकट में हैं और दान दक्षिणा करने लगते हैं, आप दूसरों को आप पैसा देने लगते हैं, तो संकट आपका बढ़ेगा कि घटेगा? आई थिंक संकट आपका बढ़ने वाला ही है। यहां भी ऐसा ही हुआ। अब बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता दी गई, सैनिक गए हैं, उसका खर्चा भी आपने दिया है, सेना के मूवमेंट में भी खर्चा आया है, आपने यहां पूरा रास्ता रोक रखा था महासागर में, तो उसका भी तो सब खर्चा आपको देना ही पड़ेगा। तो जो आर्थिक संकट है फ्रांस का, इस आर्थिक सहायता से फ्रांस का जो आर्थिक संकट है, वो आर्थिक संकट जो है वो गहरा हो जाता है। आर्थिक संकट गहरा हो जाता है। फ्रांस बिल्कुल बैंकरप्सी की ओर बढ़ जाता है, दिवालियापन की ओर बढ़ जाता है। यानी वो अपने जो लीगल रूप से पेमेंट करना है वह भी नहीं कर पा रहा है, जो उसकी देनदारियां हैं वो चुकता नहीं कर पा रहा है, तो बहुत समस्या होती है। इसका परिणाम क्या होता है कि वहां पर 5 मई, डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1789 को स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई जाती है। स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई जाती है, और यहां पर घटनाएं कुछ इस प्रकार से घटित होती हैं कि क्रांति की बात फिर शुरू हो जाती है, विद्रोह शुरू हो जाता है, जो बाद में क्रांति में बदल जाती है। यानी ये बैठक इतनी निर्णायक थी कि यहीं से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। तो आप देखिए, आरंभ में तो सब आनंद ही आनंद था, आपने देखा ये मिला, ये मिला, ये मिला, प्रतिष्ठा में है, सब कुछ हो गया। लेकिन बाद में जिस तरह से वैचारिक प्रभाव पड़ता है, जिस प्रकार से फ्रांस में एक नेतृत्व वर्ग पैदा होता है, जिस प्रकार से वहां आर्थिक संकट गहराता है, उसने फ्रांस की क्रांति को बिल्कुल अवश्यंभावी बना दिया। तो ये तो अमेरिकी क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव है उसकी चर्चा हमने की। अन्य देशों पर भी आप प्रभाव देख सकते हैं। अब जो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इनको जो शासन में है स्वायत्तता दी गई, शासन में स्वायत्तता, फ्रेंडली बिहेव अब हो रहा है, अनुभव हो गया है कि आप किसी को ज्यादा शोषण करेंगे तो प्रतिक्रिया वहां से आएगी, अनुभव हो चुका है। भारत में भी ऐसे प्रयास करना शुरू किया, लेकिन भारत के संदर्भ में थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तुलना में थोड़ी चीजें अलग है, थोड़ी सी अलग है, उसको भी हम देखते हैं। इसके अलावा भी आयरलैंड पर प्रभाव आप बता सकते हैं। आयरलैंड पर, आयरलैंड में भी क्या है कि ये जो ब्रिटेन का भाग है, यहां पर इंग्लैंड ब्रिटेन के आधिपत्य के विरुद्ध भावनाएं चल रही हैं। और जैसे आपने देखा कि ब्रिटिश उपनिवेशों ने फिलाडेल्फिया में बैठक की, फिलाडेल्फिया में,
और फिलाडेल्फिया की बैठक के बाद गतिविधियां आगे शुरू होती हैं। इन्होंने डुनगैनॉन में एक बैठक किया, नाम लिख लीजिए, डुनगैनॉन। डुनगैनॉन में एक बैठक की और इस बैठक के बाद आयरलैंड में फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हो जाता है, राष्ट्रीय आंदोलन एक प्रकार से शुरू हो जाता है और बाद में जाकर के वहां स्वायत्त राज्य के विकास में जो भूमिका है उसमें इस बैठक का बहुत बड़ा योगदान है। तो आयरलैंड में इस बैठक के बाद भी स्वतंत्रता आंदोलन का श्री गणेश हो जाता है। भारत के संदर्भ में आप देखें, भारत के संदर्भ में भारत में अभी भी फ्रांस है, ब्रिटिश है और फ्रांस है, अंग्रेज है और फ्रांसीसी है। जब वहां पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो यहां पर क्या है कि दोनों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। दोनों भारतीय राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं और अंततः क्या होता है, दोनों जब युद्ध में शामिल हो जाते हैं विभिन्न पक्षों के माध्यम से, भारतीय इतिहास में इसको आप देखेंगे, यहां पर आपको संक्षेप में समझना है विश्व इतिहास में, उसमें फ्रांसीसियों की पराजय हो जाती है, फ्रांसीसी समाप्त हो जाते हैं और उनको पलायन करना पड़ता है भारत से, अंग्रेजों का पूर्ण आधिपत्य स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार से अभी तक आपने क्या देखा, थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर लेते हैं। अभी तक आपने देखा कि किस तरह से अमेरिकी क्रांति का प्रभाव है, कैसे वैचारिक प्रभाव होता है, कैसे राजनीतिक व्यवस्था में पहला राजतंत्र, पहला प्रजातंत्र, गणतंत्र की व्यवस्था होती है, संघवाद आता है, संविधानवाद आता है, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत आता है, समानता स्वतंत्रता की बात हो रही है, कैसे सामाजिक जीवन में कैसे बदलाव आ रहा है, आर्थिक जीवन में कैसे बदलाव आ रहा है। ये तो अमेरिका पर प्रभाव था और उसके बाद कैसे पूरे विश्व पर प्रभाव की चर्चा हमने किया, इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसके बाद आपने देखा कि कैसे प्रभाव पड़ रहा है पूरे फ्रांस पर, अन्य देशों पर आपने देखा, भारत पर आपने देखा, कनाडा देखा, ऑस्ट्रेलिया देखा और आयरलैंड में देखा। तो प्रभाव बहुत ही विश्वव्यापी है, घटना हो रही है अमेरिकी उपनिवेशों में, लेकिन उसका जो प्रभाव है तात्कालिक दृष्टि से भी और दूरगामी दृष्टि से भी वो विश्वव्यापी है और बहुत गहरा है। आप ऐसा कह सकते हैं अंततः कि अमेरिकी क्रांति एक ऐसी घटना है जो मानव इतिहास के विकास में एक नए युग का प्रवर्तक है, एक नए युग का सूचक है।